आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में एक गैंग बैठा हुआ है जो मुसलमानों के खून का प्यासा है। मौका मिलते ही वो देश के मुसलमानों को गद्दार, आतंकवादी, पंचर वाला, पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों को ख़त्म कर दे, उनका खून चूस ले। कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें अभी आधिकारिक तौर पर एजेंसियों की तरफ से ना तो उसको आतंकवादी हमला कहा गया है और ना ही उसको कोई दुर्घटना बताया गया है। जबकि शुरुआत में ज़रूर कहा गया था, पुलिस की तरफ से बयान आया था कि ये कोई सीएनजी का विस्फोटक हो सकता है। उसके बाद भी लेकिन जो बीजेपी आईटी सेल है, जो संघी है, जो रवांडा वाले हैं, वो एक्टिव हो गए और मुस्लिम एंगल निकालना शुरू कर दिया। जबकि जो ब्लास्ट में मारे गए हैं उसमें कई लोग मुसलमान भी हैं, जो कोई माँ अपने बेटे को खो चुकी है, कोई पिता अपने बेटे को, कोई भाई अपने भाई को खो चुका है। लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी है। ये सवाल प्रधानमंत्री से नहीं करेंगे, जो देश को अकेला छोड़कर इतनी बड़ी घटना के बाद भूटान में बर्थडे मनाने चले गए हैं। ये सवाल गृह मंत्री से नहीं करेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे, जो पिछले 1 महीने से बिहार में डेरा डालकर पड़े हुए हैं और दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये सवाल देसी जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल से नहीं करेंगे, जो कहते हैं कि 2013 से अब तक भारत में एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ है। आप सोचिए कि किस तरह के लोग हैं ये, सिर्फ मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आचार्य अंकुर आर्य हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिसका जवाब वसीम अकरम त्यागी ने दिया है। अबे आरडीएक्स के सुअर, ध्यान से सुनना, मुसलमानों के खिलाफ भौंकना बहुत आसान है, इसलिए तू सू भी वही कर रहा है। जितने ब्लास्ट इस देश में हुए उनका आरोप मुसलमानों पर धर दिया जाता है, फिर छात्रों, डॉक्टरों, इंजीनियर को गिरफ्तार करके कहानियां गढ़ी जाती है। मीडिया अपने आरडी होने का सबूत देता है, कोर्ट से पहले ही जज बनकर उन्हें आतंकी बताता है, फिर दशकों बाद वो अदालत से बरी होते हैं। मुसलमानों के साथ दशकों से यही खेल खेला जा रहा है ताकि मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाता रहे कि वो इस देश में बराबर के नागरिक नहीं है। लेकिन उस पर तुझ जैसे लोगों को कभी बोलते नहीं देखा गया। चूंकि तू ठहरा, तुझे ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि तेरी जैसी मानसिकता वालों में ना तो इंसानियत है, ना नैतिकता है, ना न्याय की भावना। इसीलिए हर वक्त खुद को उच्च साबित करने के लिए दूसरों को गालियां देते रहते हो। मुसलमानों से पहले यही सुलूक अपने सहधर्मियों के साथ करते थे, अब मुसलमानों के साथ करने की कोशिश कर रहे हो। तेरे जैसे लोग जिस परिवेश से आते हैं उसमें न्याय का मादा नहीं है। आप सोचिए। और ये देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में शामली के एक नौमान नाम के युवक की भी मृत्यु हो गई है, उसके भाई बाइट दे रहे हैं। तो ये मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि ये उनके एजेंडे के लिए फिट नहीं बैठता। देखिए, देश के उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में मंत्री का त्याग पत्र नहीं होता। तो इनकी नैतिकता कहाँ गई ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश में इतना बड़ा हमला ब्लास्ट हुआ है, 10 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, कई लोग घायल हैं, लोग सदमे में हैं, लेकिन ये भूटान में जाकर बर्थडे मना रहे हैं। और इनके गृह मंत्री कहते थे कि बीजेपी में, एनडीए में कोई इस्तीफा नाम का कोई शब्द नहीं है, जबकि 26/11 पर उस वक्त के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो ये बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। और देखिए, मेरे पति शाहनवाज ऑटो चलाते हैं, शाम में वे लाल किले के पास ही थे, मुझे एम्बुलेंस से कॉल आया, उन्होंने बताया कि वे घायल हो गए हैं, उनकी गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई है। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बुसरा, तो ये घायल हुए हैं क्या? ये देखिए, ये मुसलमान नहीं है क्या? और देखिए, पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। पहलगाम हमला, 27 पर्यटक की मौत। मणिपुर 3 सालों से जल रहा है। लाल किले पर हमला, लगभग 13 लोग की मौत। राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और देखिए, 2001 के 9/11 हमले के बाद अमेरिका दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हो गया। 2015 में अक्सू आतंकी हमले के बाद चीन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बन गया। 2019 तक चीन में 20 करोड़ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। आज मास सर्विलांस के लिए वहाँ लगभग 70 करोड़ कैमरे मौजूद हैं। भारत में कुल करीब 15 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनमें से 91% सिर्फ 15 बड़े शहरों में लगे हैं। दुनिया में भारत शायद एकमात्र देश है जहां भ्रष्टाचार, रेल दुर्घटना या आतंकी घटना के बाद भी नेता जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं। नेताओं से ज़्यादा
उनके समर्थक अपनी जाति के नेता के बचाव में बंदर जैसी उछलकूद शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए, जहां पर नेताओं के लिए बचाव किया जाता है। और देखिए, सुप्रिया श्रीनाथ ने सवाल उठाए हैं, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बम धमाके में 13 लोग मारे गए, कल ही फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, वो वहां तक आया कैसे, कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अभी मुश्किल से 7 महीने पहले पहलगाम में नृशंस आतंकी हमला हुआ था, अब दिल्ली में ये हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ है गृह मंत्री, कहाँ है प्रधानमंत्री? नाक के नीचे भारतीयों की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन इन दोनों को चुनावी भाषणबाजी से फुर्सत ही नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। अमित शाह एक बिल्कुल फेल गृह मंत्री है। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए हैं, इनके बस की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? आईबी किसे रिपोर्ट करती है? अमित शाह। मोदी जी तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद हर बार की तरह जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान निकल लिए। बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं और बार बार हो रही सुरक्षा में गंभीर चूकें नहीं छिप सकती। और इससे पहले कि तिलचट्टे मुझे राजनीति ना करने का ज्ञान दे, इस देश को सुरक्षित रखना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम जाने जाएंगी तो सवाल उठाए जाएंगे, जवाबदेही तय होगी, क्योंकि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और ये देखिए, नौमान जो उत्तर प्रदेश झिंझाना के शामली में रहते थे, उनकी डेथ हो गई है रात ब्लास्ट में। ये मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि ये मुसलमान हैं और इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। और ये एक और देखिए, मेरठ में साजिदा मदर ऑफ सन ऑफ डिसीज मोहसिन, तो एक मोहसिन है इस हमले की चपेट में आए हैं, इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। ये भी नहीं दिखाएगा मीडिया क्योंकि ये भी मुसलमान है। और ये देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए नौमान के परिवार की तस्वीरें शायद ही मीडिया दिखाए क्योंकि ये एजेंडे को सूट नहीं करेगा। और ये देखिए, ये सवाल सबसे ज्यादा है, अगर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था तो घटना स्थल पर कोई गड्ढा, तार या कील क्यों नहीं मिली? i-20 कार में 3 लोगों के होने से क्या फिदायीन हमले की संभावना से इनकार किया जा सकता है? चलती गाड़ी में इतना शक्तिशाली विस्फोट कैसे आया? अगर उसमें वाकई विस्फोट थे तो गाड़ी सुरक्षा जांच में कैसे पास हो गई? पुलिस ने शुरुआत में इसे CNG विस्फोट क्यों कहा? क्या गाड़ी के कई मालिकों का होना आतंकी साजिश का संकेत देता है? फोरेंसिक टीम देर शाम तक घटनास्थल पर विस्फोटकों की मौजूदगी या कमी की पुष्टि कैसे नहीं कर पाई? तो सबसे गंभीर और सबसे जरूरी सवाल। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो ये है कि ये गाड़ी देवेंद्र नाम जो चेन बनी हुई थी, जब गाड़ी बेचते हैं जो चेन बनती है, जो इसके ओनर थे, फर्स्ट हैंड ओनर वो सलमान, उसके बाद कई लोगों को बेची गई और लास्ट में जो गाड़ी बेची गई वो देवेंद्र को बेची गई। मीडिया उस नाम को छिपा रहा है और सारा फोकस जो है वो उमर और उस पर कर रहा है, जबकि इस घटना में जो मारे गए लोग हैं उसमें भी मुसलमान हैं, वो उनकी भी खबर नहीं दिखा रहा है। आप सोचिए, ये गिद्ध मीडिया जो है, गोदी मीडिया नहीं गिद्ध मीडिया है, आपदा में भी अवसर ढूंढती है। आज जब देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, आतंकवाद से लड़ने की ज़रूरत है, सरकार को की जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, तब ऐसे में भी ये जो है हिंदू मुसलमान करने पर तुले हुए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या इस वक्त प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भूटान में बर्थडे मनाने जाने चाहिए था? और उस मीडिया की क्या विश्वसनीयता है जो एक जिंदा आदमी पर, धर्मेंद्र पर, जो अभिनेता है, जिंदा है लेकिन उन पर 1.5 घंटे का एपिसोड बना दिया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दे दी जाती है। तो इनकी विश्वसनीयता पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।